नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको द्वितीय विश्व युद्ध की एक सच्ची और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी है अनाताहन द्वीप की, प्रशांत महासागर में बसे छोटे से निर्जन टापू की, जहाँ एक महिला और 32 पुरुषों ने पूरे 6 साल तक साथ जीवन बिताया। लेकिन यह जीवन किसी सुखद समाज का निर्माण नहीं था, बल्कि वह धीरे धीरे एक नरक में बदल गया। इसके दौरान उन पुरुषों ने द्वीप पर एकमात्र महिला के लिए लड़ने में एक दूसरे को मार डाल। अनाताहन द्वीप प्रशांत महासागर के मारियाना द्वीप समूह में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। कहानी तो इस छोटे द्वीप पर हुई है। पहले वहां कोई आदमी नहीं रहता था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक जापान कंपनी ने नारियल पेड़ उगाने के लिए द्वीप पर लोग भेजे। इसलिए कहानी के मुख्य पात्र काजुको हिगा और उनके पति इस उजाड़ द्वीप पर पहुंचे। एक बार पति कुछ काम के लिए द्वीप से रवाना होकर बाहर गए। दुर्भाग्यवश प्रशांत पर अमेरिका जापान युद्ध ज्यादा से ज्यादा तीव्र बन गया और युद्ध जल्द ही इस द्वीप में फैल गया। जब काजुको के पति को यह खबर मिली कि किसी अमेरिकी सेना ने अनाताहन द्वीप पर बमबारी की, तो उनके ख्याल से काजुको जरूर मर गई होगी। इसलिए पति द्वीप पर वापस नहीं लौटे। लेकिन उधर काजुको अपने पति का इंतजार कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद अनाताहन द्वीप के आसपास कई जापानी परिवहन जहाज अमेरिकी सेना द्वारा किए गए हमले में समुद्र में डूब गए। उन जहाजों पर सवार सैनिकों व नाविकों समेत परजीवी इस जिससे 32 पुरुषों व एक महिला समेत 33 जापानी लोग का अतुल्य जीवन शुरू हुआ। हालांकि शुरू में वे शांतिपूर्ण रूप से जीवन बिता सकते थे, लेकिन धीरे धीरे काजुको के प्रति सभी पुरुष अपनी अनिच्छा को दबा नहीं सकते थे। उनका हर जगह पुरुषों का उत्पीड़न है, खास तौर पर जब उन लोगों ने पाया कि एक अमेरिकी बम वर्षक द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और किसी ने विमान पर पिस्तौल और गोलियां लाई है, तो स्थिति अधिक से अधिक नियंत्रण से बाहर हो गई। फिर द्वीप पर बारी बारी इस नाटक की प्रस्तुति होती थी कि पिस्तौल किस पुरुष के हाथ में है, तो काजुको को उनकी पत्नी बननी होगी। साथ ही कोई न कोई पुरुष अजीब तरह से मर जाएगा। इसके बाद वह पिस्तौल धारक भी अजीब कारण से मारा गया। अंत में सभी पुरुषों का एक मानना है कि काजुको तो इस द्वीप पर अस्थिरता की वजह है, इसलिए उन्होंने काजुको को मारने का फैसला किया। लेकिन एक पुरुष ने काजुको को चुपचाप से यह खबर सुनाई, इसलिए काजुको पुरुषों की कार्रवाई से पहले भागकर वन में छिप गई। बाद में इस द्वीप से गुजरते हुए एक अमेरिकी जंगी जहाज ने उन्हें बचाया। आखिर वे नरक जैसा अनाताहन द्वीप छोड़ दिया। यह सचमुच मानव की कल्पना से परे है, एक काल्पनिक कहानी ही है, लेकिन इस कहानी से हमें एक युद्ध प्रिय राष्ट्र की प्रकृति भी दिखाई देती है। इस छोटे निर्जन द्वीप पर उन जापानी लोगों को शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहिए था। इन जैसे पांडवों और द्रौपदी एक सुनसान जगह पर अपना खुशहाल समाज का निर्माण करते थे, लेकिन वे अपनी इच्छाओं और जंगी स्वभाव के कारण एक दूसरे को मारने लगे। अगर हम जापान के काले इतिहास को देखें, तो लोग इस राष्ट्र के जंगी स्वार्थी और ठंडे स्वभाव के बारे में जानेंगे। चीन के खिलाफ आक्रमण युद्ध के दौरान जापान ने दुखद नानचिंग नरसंहार किया। बड़ी संख्या में चीनी नागरिक और युद्ध के कैदी मारे गए, अनगिनत परिवार बिखरे गए और जापानी सेना के हाथों से मारे गए थे। बेगुनाहों की संख्या 3 लाख से अधिक पहुंच चुकी थी। इसके अलावा जापानी आक्रमणकारियों की 731 बलों ने बीमारी की रोकथाम और पीने के पानी के शुद्धिकरण पर शोध करने के बहाने से वास्तव में जैविक और रासायनिक हथियारों के प्रयोग करने के लिए जीवित चीनी, कोरियाई और गठबंधन कैदियों का इस्तेमाल किया। उनके तरीकों की क्रूरता अपमानजनक रूप से पहुंच गई। जैसा कि अनाताहन द्वीप पर जापानी सैनिकों ने हार के तथ्य को स्वीकार नहीं किया और आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, वैसा जापानी सरकार ने कभी भी मन में यह स्वीकार नहीं किया कि उस द्वारा शुरू किए गए युद्ध से अन्य देश को बड़ा नुकसान हुआ है। 15 अगस्त को जापान की हार और उसके बिना शर्त आत्मसमर्पण की बरसी है, लेकिन हर वर्ष के इसी वक्त पर कुछ जापानी राजनेता हमेशा युसुकानी तीर्थ को सम्मान देने के बारे में सोचते हैं, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के वर्ग एक युद्ध अपराधियों को रखा जाता है
ध्यान आकर्षक बात यह है कि व्यासकुनी तीर्थ कभी भी विशुद्ध रूप से धार्मिक स्थान नहीं रहा है। यह एक आध्यात्मिक उपकरण है और जापानी सैन्यवाद के लिए आक्रामकता का युद्ध शुरू करने का एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। साथ ही जापान में भी इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में फर्जीवाड़ा का इतिहास की सच्चाई को विकृत करता है। अपनी गलतियों को छुपाते हुए उन्होंने अगली पीढ़ी के युवाओं को गुमराह किया और उनके जुझारूपन को भड़काया। कल्पना कीजिए कि अगर अनाताहन द्वीप पर पिस्तौल दिखाई नहीं लेती तो शायद द्वीप पर स्थित उतनी खराब नहीं होती जितनी बाद में थी। इसलिए जापानियों को सशस्त्र बलों को रखने से रोकना उनके जुझारू स्वभाव को नियंत्रण करने का एक अच्छा तरीका होना चाहिए था। इस पर ध्यान देते हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरुआती दिनों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यह निर्धारित किया कि जापान को सेना रखने की अनुमति नहीं थी। हमेशा के लिए युद्ध छेड़ने के अधिकार को त्याग दिया और विदेशों में सैनिकों को भेजने के लिए मना किया। लेकिन जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बदलती है, जापान पर लगाए गए ये प्रतिबंध भी लगातार ढीले होते जा रहे हैं। वर्तमान में जापान के पास न केवल सेल्फ डिफेंस फोर्स है बल्कि टैंक, युद्धपोत, पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान आदि भी सेल्फ डिफेंस फोर्स के उपकरण प्रवेश में कर चुके हैं। कुछ समय से पहले जापान द्वारा जारी किए गए 2021 सुरक्षा श्वेत पत्र को याद करते हुए स्याही पेंटिंग समुराई पहली बार कवर पर दिखाई दी। कुछ नेटिजन्स ने इस खबर को बताया कि समुराई की छवि जापान के इतिहास में उत्तरी और दक्षिणी राजवंशों के एक प्रमुख सैन्य कमांडर कात्सुनोकी मासाशीगे की प्रतिमा से मिलती जुलती है। क्या जापान की लगातार बढ़ती सैन्य महत्वाकांक्षा उसकी मजबूत युद्ध भावना के पीछे छिपी है? उनके अलावा अनाताहन द्वीप की कहानी जापानी समाज में महिलाओं के अत्यधिक अनादर को भी उजागर करती है। जापानी पुरुषों के लिए महिलाएं उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सिर्फ एक उपकरण के रूप में प्रतीत होते हैं। कंफर्ट वुमन प्रणाली में पूरी तरह से सन्निहित है। कंफर्ट वुमन प्रणाली द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एशिया में आक्रमण के युद्ध को सुचारू रूप से लागू करने और पूरा करने के लिए जापानी सरकार और उसकी सेना द्वारा प्रचारित एक सैन्य यौन दासता प्रणाली थी। उन्होंने चीन, ताइवान सहित दक्षिण कोरिया और फिलीपींस, साथ ही म्यांमार, पूर्वी तिमोर, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम समेत लगभग 11 एशियाई देशों और क्षेत्र में जबरन साधने पर इस्तेमाल करके कंफर्ट वुमन की भर्ती की और इन खोरों जैसी लड़कियों को सेक्स गुलाम बना दिया गया। खेद की बात यह है कि कंफर्ट वुमन काजुको की तरह भाग्यशाली नहीं थी। काजुको अंत में अनाताहन द्वीप से भाग गई, लेकिन अधिकांश कंफर्ट वुमन को जापानी सेना द्वारा मार डाला गया। केवल बहुत कम लोग बच गई। अभी तक वे जापानी सरकार से माफी की प्रतीक्षा कर रही हैं। अंत में हम सभी को केवल यह याद दिलाना चाहते हैं कि जापान के साथ रणनीतिक गठबंधन करने से पहले इसके परिणाम के प्रति ध्यान से विचार करना चाहिए।